फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एलएनबीओपेडियम का 3.14 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। फूरियर सीरीज कर रहे हैं हम लोग। सिग्नल सिस्टम का चैप्टर 3 है। एलएनबीओपेडियम बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 3.14 का सॉल्यूशन आज करने जा रहे हैं। मैं हूं राजीव पटेल और आप देख रहे हैं मैथ्स गुरु चैनल। एक्शन इंपल्स ट्रेन दे रखा है। इंपल्स ट्रेन उसे बोलते हैं जिसमें इंपल्स बहुत सारे होते हैं ना, एक सीक्वेंस में बहुत सारे इंपल्स दिए हुए हों, उसको इंपल्स ट्रेन बोलते हैं। प्लॉट करूंगा इसको तो आप देख लीजिए कैसा होता है इंपल्स ट्रेन। ये इनपुट दे रखा है, एलटीआई सिस्टम का इनपुट दे रखा है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, जिसमें ये इंपल्स ट्रेन इनपुट के फॉर्म में दिया हुआ है और उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस गिवन है। देखे थे अभी, है ना, इंपल्स रिस्पांस के, है ना, इंपल्स रिस्पांस के फूरियर ट्रांसफॉर्म को फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बोलते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एक तरह से सिस्टम फंक्शन गिवन है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन गिवन है, जिसके बेसिस पे आपको आउटपुट फाइंड करना है। अरे आउटपुट भी दिया हुआ है, yn भी दिया हुआ है, बस h⁻j⁻2 कुछ आइजन वैल्यूज हमें निकालने हैं। आइजन फंक्शन गिवन है, आइजन वैल्यूज निकालने हैं। तो इनपुट जो दिया है पल्स ट्रेन के फॉर्म में, और आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन का कंसेप्ट है एक्सपोनेंशियल इनपुट के लिए लगता है e⁻s⁻t इनपुट देते हैं, या डिस्क्रीट में देखें तो z⁻n इनपुट देते हैं। किसी सिस्टम में z⁻n इनपुट देते हैं तो क्या हो जाता है hz z⁻n आउटपुट आ जाता है। ठीक है, z⁻n आउटपुट आ जाता है। तो देखते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो e⁻j⁻0n इनपुट देते हैं किसी सिस्टम में, तो आउटपुट क्या हो जाता है h⁻j⁻0n। ठीक है, h⁻j⁻0 e⁻j⁻0 हो जाता है। ठीक है, ये आउटपुट आ जाता है। h⁻j⁻0 आपका क्या होता है, आइजन वैल्यू होता है। ठीक है, तो इनपुट हमें एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में चाहिए, तो हमने जो इनपुट दे रखा है उसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन करना पड़ेगा, फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, तभी हम उसका आउटपुट आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन के कंसेप्ट से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्शन को अगर प्लॉट करें, एक्शन देखें तो एक्शन को पहले एक्सपेंड करते हैं, फिर प्लॉट करेंगे। k = 0 पुट करेंगे तो del m, k = 1 पुट करेंगे तो del n - 4, k = 2 पुट करेंगे तो del n - 8, -1 पुट करेंगे तो del n + 4, -2 पुट करेंगे तो del n + 8। इस तरह से दिया हुआ है बहुत सारी वैल्यू। प्लॉट कर एक्शन को, तो इंपल्स ट्रेन कैसा बनेगा, डिस्क्रीट में y एक्सिस ना बनाते, del n का मतलब n = 0 पे 1 है, del n - 4 का मतलब 4 पे 1 है, del n - 8 का मतलब 8 पे 1 है, -4 पे 1 है, फिर -8 पे 1 है। इस तरह से -∞ से ∞ तक एक इंपल्स ट्रेन जा रहा है। इसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट पहले हमें निकालना है। फर्स्ट फेज में हमें यही काम करना है कि इसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालना है। फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, ak = 1/n summation within one time period xn e⁻ - j k ω0 n।
ये फॉर्मूला होता है। लिमिट एक टाइम पीरियड, रेंज एक टाइम पीरियड के इंटरवल में लेना होता है। और 0 के आसपास लेते हैं या ऐसा रेंज लेते हैं जिसमें जो इम्पल्स है या कंप्लीटली इनसाइड हो या कंप्लीटली आउटसाइड। चलिए डिस्क्रीट वाले में तो ये समस्या नहीं है। इसका टाइम पीरियड कितना है? 4 टाइम पीरियड से पीरियडिक है। ओमेगा नॉट अगर फाइंड करेंगे तो ओमेगा नॉट 2π/n होता है। 2π/4 इक्वल टू π/2 हो जाएगा। ओमेगा नॉट π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो मान लिया, चलिए 0 to 3 लेंगे ना, 4 टाइम पीरियड्स लेंगे तो 0 to 3 लेंगे तो 0 इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ तो बाउंड्री पे भी आएगा तो इंक्लूड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 to 3। एक ही 0 से 3 तक एक ही इम्पल्स अंदर आएगा, डेल n अंदर आएगा, डेल n डेल n e⁻ -j k ओमेगा नॉट n। प्रॉपर्टी पढ़े, समेशन ऑफ n इक्वल टू n1 to n2 xn इंटू डेल n, xn इंटू डेल n इक्वल टू x0 होता है। n इक्वल टू 0 पुट हो जाता है xn में जब n1 से n2 के बीच है, और n जब इस रेंज के बाहर है तो 0 होगा। तो n इक्वल टू 0, n नॉट इक्वल टू 0, 0 जो है वो n नहीं 0 बोलेंगे ना, 0 इन दोनों के बीच में है, तो 0 इन दोनों के बीच में है, तो n इक्वल टू 0 इसमें पुट हो जाएगा बगल वाले में। xn में n इक्वल टू 0 पुट हो जाएगा, -j k ओमेगा नॉट n में n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 1/4 आ गया। फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट इसका 1/4 आ गया। तो रिप्रेजेंटेशन देखें इसका क्या होगा। xn इक्वल टू होता है समेशन ऑफ k इक्वल टू n ak e⁻j k ओमेगा नॉट n, ठीक है। चलिए k इक्वल टू 0 to 3 ले लें 1 टाइम पीरियड में। ak की वैल्यू कितनी है? 1/4 e⁻j k ओमेगा नॉट की वैल्यू π/2 आई है, π/2 पुट कर दिया जाए, π/2 n xn आ गया, ठीक है। अब yn निकालते हैं, xn और yn में रिलेशन गिवन है। yn को भी एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दीजिए। yn हमारा इनपुट एक्सपोनेंशियल में है तो आउटपुट भी एक्सपोनेंशियल में होना चाहिए, चेंज कर दीजिए। yn इक्वल टू क्या है? cos 5π/2, 5 से इतना प्लस π/4। एक्सपोनेंशियल में अगर इसको चेंज कर दें तो e⁻j 5π/2n प्लस π/4 प्लस e⁻ j 5π/2n प्लस π/4 डिवाइड बाई 2 होगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? e⁻j π/4 अलग हो जाएगा, 1/2 e⁻j π/4 इंटू e⁻j 5π/2n प्लस 1/2 e⁻ j π/4 इंटू e⁻ j 5π/2n। ये हो गया। इसको भी थोड़ा खोल दें, xn को
खोलेंगे तो क्या आएगा, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/4 प्लस 1 पुट करेंगे तो 1/4 e टू दी पावर j π/2n प्लस 1/4 e टू दी पावर j 2π/2n। अच्छा ये पीरियोडिक होगा ना, यही रहने देते हैं, कोई नहीं। k इक्वल टू 0 to 3 1/4 e टू दी पावर j k π/2n। अगर इससे आउटपुट निकालेंगे तो e टू दी पावर j k π/2n का आउटपुट निकालेंगे तो यहां से yn कितना आना चाहिए भाई, yn इक्वल टू h e टू दी पावर j ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो k इक्वल टू 0 to 3 1/4 h e टू दी पावर j k π/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा e टू दी पावर j k π/2n। ठीक है, और ये बराबर होगा, ये इक्वल होगा किसके 1/2 e टू दी पावर j π/4। ये पीरियोडिक भी होगा भाई, k इक्वल टू 0 to 3 हमने लिखा है, लेकिन ये सेम टाइम पीरियड से वापस क्या होगा पीरियोडिक होगा, e टू दी पावर j 5π/2n प्लस 1/2 e टू दी पावर माइनस j π/4n इंटू e टू दी पावर माइनस j 5π/2n। ठीक है, तो k इक्वल टू 0 to 3 जरूरी नहीं है हम k इक्वल टू 0 to 3 पुट करें, वन टाइम पीरियड में हम कहीं से कहीं पुट कर सकते हैं, 5 भी पुट कर सकते हैं और -5 भी पुट कर सकते हैं। तो कंपेयर करके वैल्यू लिखिए, कंपेयर करके वैल्यू लिखिए, k इक्वल टू जब हम वैल्यू 5 पुट करेंगे, k इक्वल टू वैल्यू 5 पुट करेंगे, k इक्वल टू वैल्यू 5 पुट करेंगे तो आपका e टू दी पावर j 5π/2n आ जाएगा। 5 पुट करें, लेकिन 5 पुट करने से बेटर है कि 0 से 3 है ना, 0 से 3 k की वैल्यू है ना, तो 5π/2 को 0 से 3 रेंज में भी तो ला सकते हैं ना, ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, 2π एंगल में प्लस या माइनस कर सकते हैं। 5π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5π/2 को हम लिख सकते हैं 2π प्लस π/2, 5π/2 हो जाएगा। वैसे ही -5π/2 को क्या लिख सकते हैं, -4π प्लस 3π/2, सेम आ जाएगा, -5π/2 आएगा। तो 2π 4π प्लस करें माइनस करें रिजल्ट सेम आएगा। क्यों सेम आएगा वो भी देख लीजिए आप। तो 0 से 3 के रेंज में ले आते हैं, ज्यादा बेटर है ना। 5 पुट करेंगे तो फिर रेंज से बाहर चला जाएगा, आप है ना 0 से 3 के रेंज में ला सकते हैं तो ले ही आया जाए, ज्यादा बेटर है। ये हो जाएगा e टू दी पावर j 5π/2 को 2π प्लस π/2 लिख रहे हैं, e टू दी पावर j 2πn इंटू e टू दी पावर j π/2n। ऐसे ही -5π/2 को -4π प्लस 3π/2 लिख रहे हैं, e टू दी पावर माइनस j 4πn e टू दी पावर j 3π/2n। और e टू दी पावर j 2πn की वैल्यू कितनी होगी, e टू दी पावर j 2πn की वैल्यू क्या होगी, cos 2πn प्लस j sin 2πn। cos 2πn की वैल्यू 1 है, sin 2πn की वैल्यू 0 है, ये 1 आ जाएगी। तो e टू दी पावर j 2πn की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही e टू दी पावर माइनस j 4πn की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो ये आ गया फॉर्म में, और है नीचे जगह 1/2 e टू दी पावर j π/4 है, π/4 इंटू e टू दी पावर j π/2n प्लस 1/2 e टू दी पावर माइनस j π/4 इंटू e टू दी पावर j 3π/2n। इसको एक्सपेंड करेंगे तो k इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 h e टू दी पावर j 0π/2 प्लस 1/4 h e टू दी पावर j k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो π/2 इंटू e टू दी पावर j π/2n। ठीक है,
क्या पुट किया, 1 पुट किया ना जी। 2 पुट करेंगे तो नीचे लिख रहा हूं, 2 पुट करेंगे तो दिख रहा है 1/4 h e टू दी पावर j 2 pi by 2n e to the power j 2 pi by 2n plus 1/4 h e to the power j 3 pi by 2 e to the power j 3 pi by 2n। कंपेयर कर दीजिए कोफिशिएंट e to the power j 3 pi by 2n e to the power j 3 pi by 2n का कोफिशिएंट इक्वेट कर दीजिए। ऊपर लिख रहा हूं मैं, जगह है हमारे पास, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ, किसका कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, e टू दी पावर j 0 pi by 2n e टू दी पावर j pi by 2n e टू दी पावर j 2 pi by 2n e टू दी पावर j 3 pi by 2n। इन सब के कोएफिशिएंट इक्वेट कर देते हैं। पहले e टू दी पावर j 0 pi by 2n, e टू दी पावर j बाहर कुछ नहीं है तो e टू दी पावर 0 है, मतलब 1/4 h e टू दी पावर j 0 pi by 2 की वैल्यू। राइट साइड में e टू दी पावर j 0 नहीं है ना, मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब h e टू दी पावर j 0 की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे e टू दी पावर j pi by 2n की कोएफिशिएंट इक्वेट करें तो e टू दी पावर j pi by 2n, लेफ्ट साइड में कितना है इसकी कोएफिशिएंट 1/4 h e टू दी पावर j pi by 2। राइट साइड में इसका कोएफिशिएंट कितना है e टू दी पावर j pi by 2n का 1/2 e टू दी पावर j pi by 4। ठीक है, वेरी गुड। तो 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से आ जाएगा h e टू दी पावर j pi by 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 e टू दी पावर j pi by 4। ठीक है, ऐसे ही 2 वाले का भी कोएफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं, 2 वाले का कोएफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं, क्या है e टू दी पावर j 2 pi by 2n का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे। सबकी जरूरत नहीं है ना हमारे पास, तो बाकी लास्ट वाला टर्म तो ही है, ठीक है। 1/4 h e टू दी पावर j 2 pi by 2, ये कोएफिशिएंट है ना e टू दी पावर j 2 pi by 2n का। राइट साइड में तो e टू दी पावर j 2 pi by 2n है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। h e टू दी पावर j 2 pi by 2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब कोएफिशिएंट ऑफ e टू दी पावर j 3 pi by 2n की इक्वेट करते हैं। 1/4 h e टू दी पावर j 3 pi by 2 की वैल्यू, राइट साइड में j 3 pi by 2n का कोएफिशिएंट है 1/2 e टू दी पावर माइनस j pi by 4। 1/4 को राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, h e टू दी पावर j 3 pi by 2 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 1/2 e टू दी पावर माइनस j pi by 4, 2 और माइनस j pi by 4। ठीक है, तो ऐसा फाइनली क्या लिखेंगे, फाइनल वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, h e टू दी पावर j 0 की वैल्यू 0 आई है, h e टू दी पावर j pi by 2 की वैल्यू 2 e टू दी पावर j pi by 4 आई है, h e टू दी पावर j 2 pi by 2 की वैल्यू 0 आई है, और h e टू दी पावर j 3 pi by 2 की वैल्यू 2 e टू दी पावर माइनस j pi by 4। इसी का कंजुगेट आया ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, इसका h e टू दी पावर 3 pi by 2 का कंजुगेट है, j pi by 4 का कंजुगेट e टू दी पावर माइनस j pi by 4 है, और ये दोनों वैल्यू 0 आई है, तो ये दोनों वैल्यू को हम ऐसे करके 0 लिख सकते हैं, मतलब आंसर आपका इतने में निपट गया। तो
एच ई टू दी पावर जे के पाई बाई 2 की वैल्यू निकालनी थी, के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 2, के इक्वल टू 3 के लिए। तो इसी की वैल्यू आ गई के इक्वल टू 0 के लिए, के इक्वल टू 1 के लिए, के इक्वल टू 2 के लिए और के इक्वल टू 3 के लिए भी। तो जो फाइंड करना था सारी वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। उम्मीद है सिंपल स्टेप में ही हमने किया है और समझ में आया होगा आपको, सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया है, समझ में आ गया होगा। कोई समस्या होगी तो कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टेप्स आपने कैसे कर लिया। तो 3.14 भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं 3.15, 3.16 में फिल्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो फिल्टर वाले को अभी बाद में टच करेंगे। फिर 3.26, 27, 28 ये सब भी बाकी है डिस्क्रीट वाले का। तो इस तरह से सीक्वेंस वाइज एक कंसेप्ट हम लेके चलते हैं। अभी आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन के कंसेप्ट को लेके चल रहे थे। तो इस तरह से एक कंसेप्ट को लेके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चलते हैं। धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएंगे। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी आने जाने हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म के भी वीडियो साथ में पैरेलल में अपलोड होने शुरू हो जाएंगे और आप लोग का प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो जल्दी सारे चैप्टरों के सॉल्यूशन आपके पास आपके सामने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।